आज हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। ये हम सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें प्रकाश की घटना पढ़नी है व्यतिकरण। व्यतिकरण में जो है वो अध्यारोपण का सिद्धांत काम करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, पहले इसकी बात करते हैं। तो अध्यारोपण सिद्धांत को मैं डायग्राम समझाता हूँ कि मान लो ये एक नहर है और ये एक नहर है, दोनों मिलकर एक बड़ी नहर बना रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, दो नहरें मिलकर एक बड़ी नहर बना रही है, दो से एक बनना, यह घटना जो है वो अध्यारोपण है। ऐसी तरंगों को है, ये एक तरंग है, ये दूसरी तरंग है। दो तरंगें अगर एक माध्यम में चल रही है, वो किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के बाद एक परिणामी तरंग का निर्माण करती है। तो इस परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। y बराबर y1 प्लस y2 विस्थापन है, सदिश राशि तो है ही। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपसे कोई पूछे ना एक लाइन में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो y इज इक्वल y1 प्लस y2, ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है कि जब दो तरंगे किसी एक माध्यम में किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है और परिणामी तरंग का निर्माण करती है, तो उस परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, अर्थात y इज इक्वल y1 प्लस y2। अब हम बात करते हैं व्यतिकरण की। व्यतिकरण का मतलब क्या है? व्यतिकरण कहते हैं कि जब दो तरंगे जिनका कला समान हो, यानी अंतर कम हो, या तो फिक्स होना चाहिए अंतर 5 डिग्री है तो दोनों के अंदर 5 डिग्री रहना चाहिए, या अंतर हो ही ना, अंतर नहीं होगा तो वो स्थायी व्यतिकरण होगा। तो कहता है दो जब समान कला की तरंगे, समान आवर्ती की, समान आयाम की तरंगे एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो कहता है कि उनके मिलने से जो घटना होती है वो तो अध्यारोपण है, लेकिन जो परिणामी तरंग बनती है, अगर मैं उसकी बात करूं किसकी, तीव्रता की, अगर मैं तीव्रता की बात कर रहा हूं तो वो व्यतिकरण है। अगर मैं विस्थापन की बात कर रहा हूं तो वो अध्यारोपण है। दो तरंगों के मिलने से जो परिणामी विस्थापन होगा उन दोनों विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, यह सिद्धांत अध्यारोपण का है। दो तरंगों के मिलने से एक परिणामी तरंग बनेगी और परिणामी तरंग की तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पे मैक्सिमम होएगी और किन्हीं बिंदुओं पे मिनिमम होएगी। इस तीव्रता का मैक्सिमम और मिनिमम होना, यह घटना जो है वो व्यतिकरण है। यानी दो तरंगों के आपस में अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनती है और परिणामी तरंग की जो तीव्रता है जिन जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है और जिन जिन बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, ये तीव्रता का अधिकतम होना और तीव्रता का न्यूनतम होना, यह जो घटना है ना, वो व्यतिकरण है। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उनको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जिन पर तीव्रता न्यूनतम होती है उनको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो यहां से ये पता लगता है कि व्यतिकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जिन जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है वहां विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं कि व्यतिकरण के लिए जो हम लेते हैं स्रोत, वो स्रोत कितने प्रकार के हैं जिनसे प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो स्रोत दो प्रकार के हैं। नंबर एक कला संबद्ध स्रोत और एक है कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत क्या है, इसकी बात करते हैं। कला संबद्ध स्रोत का मतलब यह है कि जिनमें तरंगों के बीच जो कलांतर है वो समय के साथ चेंज ना हो। मान लो दो तरंगों में अगर 10 डिग्री का अंतर है तो कहीं भी वो मिले तो अंतर 10 डिग्री का रहेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि दो बंदों की एज में जो डिफरेंस है वो एक तरह से कला संबद्ध है। मान लो कि मैं आपसे अगर 3 साल बड़ा हूं तो आप मेरे से 10 साल बाद आके मिलोगे तो भी मैं आपसे 3 साल ही बड़ा रहूंगा, तो एज जो है वो कला संबद्ध है। उसी प्रकार यदि कलांतर जो है दो तरंगों के बीच अगर वो समय के ऊपर डिपेंड ना करे, यानी फिक्स रहे, तो यानी वो कला संबद्ध स्रोत है। लेजर लाइट से जो प्रकाश आ रहा है वो कला संबद्ध है। प्रकाश जो आ रहा है वो कला संबद्ध है। कला असंबद्ध मतलब जिसके अंदर जो कलांतर है वो समय के साथ क्या होता रहे, बदलता रहे। कहीं 5 डिग्री अंतर है, कहीं 10 डिग्री अंतर है, कहीं 20 डिग्री अंतर है। बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है, मोमबत्ती से जो प्रकाश आ रहा है, वो सारी कला असंबद्ध स्रोत है। आज हम बात करेंगे व्यतिकरण के गणितीय रूप की। हम उसका गणितीय फॉर्मूला निकालेंगे। इसके लिए मैं काम करता हूँ, दो तरंग ले रहा हूँ। फर्स्ट तरंग जो है उसकी समीकरण है y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी। सेकंड जो तरंग है उसकी जो इक्वेशन है y2 इज इक्वल a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मान लिया कि दोनों में जो अंतर है वो फिक्स है, वो कितने का, फाइव का। अगर फाइव जीरो है तो इट मींस वो बेस्ट इंटरफेरेंस होगा, स्थायी व्यतिकरण होगा। तो सुपरपोजिशन लॉ क्या कहते हैं कि y इज इक्वल किसके होगा, y1 प्लस y2 के। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो a1 sin ओमेगा टी, यहाँ आएगा a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये a1 sin ओमेगा टी पड़ा है, a2 बार पड़ा है sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी। a2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई, A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई और A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। इसमें से उसमें साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले रहा हूं। अंदर बन गया A1 प्लस A2 कोस फाई, इधर पड़ा है A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। मैं काम कर रहा हूं, मैं ये जो है ना कांस्टेंट इनको मैं कुछ ना कुछ लेट कर रहा हूं। कैसे? A1 प्लस A2 कोस फाई को मैंने लेट कर लिया R कोस थीटा, और कोस ओमेगा टी के अलावा जो बच गया यानी A2 साइन फाई, इसको मैंने लेट कर लिया R साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट करने से क्या होगा, देखते वैल्यू पुट करके। तो y इज इक्वल क्या बनेगा, देखिए y इज इक्वल बनेगा साइन ओमेगा टी, और इस पूरे ब्रैकेट की क्या वैल्यू आ जाएगी, R कोस थीटा। यहां से कोस ओमेगा टी 12 आ जाएगा, और A2 साइन फाई की क्या आ जाएगा, R साइन थीटा। तो इस पूरे में से R कॉमन आ गया, अंदर कॉमन हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वापस पैक हो गया साइन ए प्लस बी। तो कुल मिला के ये जो बनी है, ये नई इक्वेशन बनी है जो इस वेव की तरह है। इसका मतलब दो वेव से एक नई वेव बन चुकी है। A1 A2 इनके आयाम है, तो उसी तरह R जो है वो परिणामी तरंग का आयाम है। अगर हमें R का मान निकालना है तो हम एक काम करेंगे, इन दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बनेगा R स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये बनेगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक वैल्यू किसकी आ जाएगी, R की। तो मैं इक्वेशन 1 की स्क्वायर करके और इक्वेशन 2 की स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब ऐड करेंगे तो R स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो जाएगा, तो वैल्यू किसकी आएगी, R स्क्वायर की। जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो वो बनेगा A1 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कोस थीटा प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर बना था A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर, नीचे बना A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो A2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, तो बनेगा A1 स्क्वायर 2 A1 A2 कोस फाई प्लस इन दोनों के ऐड करने से बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ A2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास परिणामी तरंग के आयाम का एक फॉर्मूला आ गया। अगर यहाँ से R का मान निकालना है तो रूट में क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा A1 स्क्वायर 2 A1 A2 कोस फाई प्लस A2 स्क्वायर। तो ये परिणामी तरंग के आयाम का फॉर्मूला है। अगर हम दिशा की बात करें तो मैं साइन अपॉन कोस कर दूं तो tan आ जाएगा। tan क्या दिखाता है, दिशा को दिखाता है। तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा, ध्यान से देखें, A2 साइन फाई अपॉन में A1 प्लस A2 कोस फाई। ये दिशा दिखा रहा है और ये आयाम को दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल केस की। यहाँ दो स्पेशल केस बनाते हैं। कैसे, अगर एंगल जो है दो वेव के बीच में, दो तरंगों के बीच में अगर कोण जो है वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हो तो क्या होगा। अगर अंतर जो है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई हो तो क्या होगा। तो cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई की वैल्यू 1 होती है। cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई की वैल्यू -1 होती है। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस का बनेगा। तो फॉर्मूला जो पैक होगा वो किसका पैक होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला प्लस का पैक हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से आयाम जो है वो जुड़ेंगे। ये क्या मतलब है, इसको अपने डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर जब इसकी बात करें जब ये रखेंगे तो एंगल बनेगा -1। तो फॉर्मूला माइनस का पैक होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला बनेगा A1 माइनस A2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से आयाम आएगा A1 माइनस A2। अब मैं डायग्राम से अगर बात करूं, कौन है, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये दो वेव है, इसने भी एक गेड़ा पूरा किया है, इसने भी एक गेड़ा पूरा किया। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 0 का। 2 पाई का अंतर कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। इसने किया एक गेड़ा, इसने किए 2 गेड़े, तो पूरे पूरे एक गेड़े का अंतर है। और एक गेड़ा यानी कितने का होगा, एक गेड़ा यानी 2 पाई का हो गया। 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, पूरा पूरा 360 डिग्री अंतर हो गया। तो एक 2 पाई का मतलब एक तरंग का अंतर है, 4 पाई का मतलब 2 तरंग का अंतर है, 6 पाई का मतलब 3 तरंग का अंतर है। चाहे जितना मर्जी अंतर हो, लेकिन मिलने के बाद दोनों सेम जा रहे हैं। ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। इसका परिणामी तरंग क्या बनेगी, मिलकर बनेगी, यानी यहाँ पर समपोषी घटना हो रही है। तो ये जो है वो समपोषी के लिए एंगल है। अगर हम इसकी बात करें, यहां देखें पाई का अंतर कैसे होगा। पाई का अंतर समझने में काम करता हूं, ये डायग्राम ऐसे बनाता हूं।
अब ये जो है वो एक तरंग पूरा कर चुकी है, इसने एक तरंग तो यहीं पूरा कर लिया, उसके बाद आधा तरंग पूरा कर लिया, यानी आधे गेड़े का फर्क है। और आधा गेड़ा कितने का होता है? आधा गेड़ा होता है पाई का। तो इसका मतलब ये तरंग नीचे जाएगी, ये तरंग ऊपर जाएगी, तो इस बार जो तरंग बनेगी दोनों के आपस में माइनस होने से बनेगी। तो ये विनाशी व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। इसका मतलब जब जब एंगल पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई होगा, यानी वहां पर अंतर होगा किसी ना किसी एक आधे गेड़े का। और जब अंतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होगा, तब अंतर होगा पूरे पूरे गेड़े का, एक गेड़ा, 2 गेड़ा या 3 गेड़े का। तो इसका मतलब ये जो घटना है वो संपोषी के लिए है, और ये जो घटना है वो विनाशी के लिए है। अब हम बात करते हैं किसकी? व्यतिकरण की। और व्यतिकरण की बात जब तक नहीं होती जब तक हम बात नहीं करते किसकी? तीव्रता की। तो हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता जो है आयाम, परिणामी तरंग का आयाम क्या है? आर है। तो तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती है। अगर यहाँ से इक्वल में लाए तो कांस्टेंट आएगा के, और आर स्क्वायर का मान हमने निकाला हुआ था, तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर, के का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बन जाएगा 2k a1 a2 cos फाई, और के का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बन जाएगा k a2 स्क्वायर। वैल्यू भी पुट कर दिया आर की, और के से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये जो चीज है, ये चीज और ये चीज सेम ही लिखी हुई है, k इंटू आयाम स्क्वायर, k इंटू पहली तरंग का आयाम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पहली तीव्रता। k इंटू दूसरी तरंग का आयाम स्क्वायर, ये बन जाएगा दूसरी तीव्रता। अगर मैं इसको चेंज करके ये लिख दूं तो गलत नहीं है, क्यों? देख के ध्यान से, इसको मैंने लिखा है रूट के इंटू रूट के बन जाएगा के, a1 स्क्वायर रूट बन जाएगा a1, a2 स्क्वायर रूट बन जाएगा a2। ये वैल्यू i1 की है, ये वैल्यू i2 की है। तो इसका मतलब तीव्रता का फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल i1 रूट में i1 i2 cos फाई प्लस में i2। अब हम फिर बात करें कोणों की, वही जैसे हमने पिछली बार लगाया था आयाम के लिए। अब हम यहाँ पर लगाते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यहाँ लगाते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई। जब 0, 2 पाई, 4 पाई लगाएंगे +1 बनेगा, जब पाई, 3 पाई, 5 पाई लगाएंगे तो -1 बनेगा। तो देखते हैं, तो ये फॉर्मूला पैक होगा किसका? ध्यान से देखें, ये बनेगा रूट में i1 प्लस रूट में i2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a स्क्वायर ये बन गया, 2ab ये पड़ा, b स्क्वायर ये रहा। अगर यहाँ रखेंगे -1 आएगा तो फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल रूट में i1 माइनस रूट में i2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, जब यहाँ पे पाई रखेंगे -1 बनेगा तो -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पैक हो गया इसका, और ये फॉर्मूला पैक हो गया इसका। तो यह जो घटना है वो संपोषी व्यतिकरण है, और यह जो घटना है वो विनाशी व्यतिकरण है। यहाँ फॉर्मूला ये नहीं आया I बराबर i1 प्लस i2। अगर ये फॉर्मूला आता तो हम पता क्या बोलते, जैसे हमने अध्यारोपण सिद्धांत में बोला है, हमने अध्यारोपण सिद्धांत में क्या बोला था कि परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। अगर तीव्रता का फॉर्मूला ये आता तो हम ये बोलते कि परिणामी तीव्रता उन दोनों तरंगों की तीव्रता के योग के बराबर है। जबकि फॉर्मूला ये आया है, इसीलिए परिभाषा ये बनाई गई थी व्यतिकरण की कि तीव्रता किन्हीं बिंदुओं पर अधिकतम होती है, किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ये वैल्यू अधिकतम को शो करती है और ये वैल्यू न्यूनतम को शो करती है। अगर मैं इसे समझना है तो मैं काम करते हैं, i1 i2 बराबर ले लेते हैं। मान लो कि i1 i2 दोनों बराबर है, दोनों किसके बराबर है? i0 के बराबर है। ये भी आएगा रूट में i0, ये भी आएगा रूट में i0, i0 कितने हो गए? 2i0, सो स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा? 4i0। अधिकतम मान कितना आ जाएगा? 4i0 आ जाएगा। ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ देखें रूट में i0 कैंसिल हो गया, कितना बन गया? 0। तो मिनिमम कितना आ गया? 0 आ गया। तो यह तीव्रता अधिकतम है और यह तीव्रता न्यूनतम है। तो ये तीव्रता जो ग्राफ दिखा रखा है, तीव्रता और कोण में भी जो ग्राफ दिखा रखा है कि जब जब कोण 0, 2 पाई, 4 पाई संपोषी व्यतिकरण है, तीव्रता अधिकतम है, उसका मान कितना है? 4i0। और जब न्यूनतम है पाई, 3 पाई, 5 पाई, उस टाइम कितनी है? 0 है। तो यह तीव्रता और कोण ग्राफ है।